वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं आर्या तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। सामान्य विज्ञान की श्रृंखला आरंभ हो चुकी है। आप में से जिन लोगों ने उसे पहले वीडियो को देखा होगा तो आप जानते होंगे, नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए। शुरुआत से देखना अच्छा रहता है, इसमें हड़बड़ा कर जो सबसे लेटेस्ट वाला है उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये क्रमबद्ध ज्ञान है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़िएगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो ये दूसरा वीडियो हाजिर है। पीछे हमने चर्चा की थी भौतिक राशियों के बारे में, और उन भौतिक राशियों में वर्गीकरण था कि कुछ भौतिक राशियाँ, मतलब कुल मिलाकर 7, वो मूल भौतिक राशियाँ हैं और उनके 7 मूल मात्रक है। ऐसा हमने पीछे देखा था। और उन्हीं से बनने वाली जो भौतिक राशियाँ होती हैं, उन्हीं के सहयोग से बनने वाली, उनको व्युत्पन्न कहा जाता है। तो व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, अब उन्हीं की चर्चा को हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं। उस बीच में हमने सदिश और अदिश का भी कॉन्सेप्ट देखा था। अब यहाँ देखें, ये 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं और उनके 7 मूल मात्रक। इसमें जो टेबल बनी हुई है ना, भौतिक राशि दी हुई है, मूल मात्रक दिया है और प्रतीक दिया है। आप जानते भी हैं इनके बारे में। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय, विद्युत धारा, थर्मोडायनेमिक यानी ऊष्मा गतिकी, तापमान है, पदार्थ की मात्रा है और ज्योति तीव्रता है। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसको कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, केजी से इसको व्यक्त करते हैं, कैपिटल के रहेगा, स्मॉल जी रहेगा। इसके बाद है समय, समय का सेकंड होता है, ठीक है, और सेकंड को व्यक्त करते हैं स्मॉल एस से। इसके बाद धारा है आपकी, धारा मतलब विद्युत धारा, इसको एम्पियर से व्यक्त किया जाता है, मतलब एम्पियर इसका मात्रक होता है। व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह हम इस्तेमाल करते हैं वो कैपिटल ए होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कैपिटल ए लिखा है तो वो एम्पियर है, लेकिन यही कैपिटल ए लिखकर उसके आगे ऐसे गोला, माफ कीजिएगा, उसके ऊपर अगर ऐसे गोला बना दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका एंगस्ट्रॉम है, जो कि दूरी को नापने का एक छोटा मात्रक है। तो ये फर्क होता है। फिलहाल यहाँ पे हम धारा की बात कर रहे हैं, तो ये कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है। ऊष्मागतिकी, तापमान की अगर बात करें तो केल्विन इसका मात्रक होता है। केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम था। कैपिटल के से इसको व्यक्त करते हैं। पदार्थ की मात्रा, ज़्यादातर ये मात्रक जो है ये रसायन विज्ञान में, भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। पदार्थ की मात्रा को हम लोग व्यक्त करते हैं MOL यानी मोल, मोल इसका मात्रक है। और इसके लिए जो प्रतीक चिन्ह है उसमें तीनों ही लेटर स्मॉल है, MOL ऐसे इसको लिखा जाता है। इसके बाद है ज्योति तीव्रता, कैंडेला इसका मात्रक है, और CD से स्मॉल c और स्मॉल d इसको व्यक्त करने का तरीका है। तो यहाँ तक हमने देखा, लेकिन बात यही समाप्त नहीं होती है। अभी पूरक मात्रक बचे हुए हैं। 2 जो है वो पूरक राशियाँ और उनके मात्रक है। एक समतल कोण का होता है और दूसरा ठोस कोण या घन कोण का होता है। कहीं कहीं घन कोण लिखा हुआ दिखाई दे जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। समतल कोण का जो मात्रक होता है, यहाँ देखिए, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, और इसको RAD से व्यक्त किया जाता है। स्मॉल रहेगा तीनों लेटर। इसके बाद है ठोस कोण, इसका स्टेरेडियन होता है, इसको SR से व्यक्त करते हैं। तो ये बात यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मापन को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने भौतिक राशियाँ और मात्रकों को देखा। अब इनके सहारे नापते कैसे हैं, उसको नापने के लिए कौन सा पैमाना, कौन सा सूत्र इस्तेमाल होता है, वो सब हम एक एक भौतिक राशियों पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो मूल भौतिक राशि देखी थी वो थी लंबाई। तो यहाँ हम लंबाई का ही मापन करने जा रहे हैं, और लंबाई में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि बड़ी लंबाई है तो कैसे नाप रहे हैं, छोटी लंबाई है तो कैसे नाप रहे हैं। तो यहाँ ये बताया गया, कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। कहा जा रहा है कि 10⁻³ यानी 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻² यानी 10⁻² मीटर तक की लंबाई के लिए मीटर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। जो मीटर पैमाना है उसकी सीमा यहाँ पर दी हुई है कि वो 10⁻³ मीटर, माफ कीजिएगा 10⁻³ मीटर, वहाँ से लेकर 10⁻² मीटर, 10⁻² का मतलब क्या, 100, तो वहाँ तक नाप सकता है। ना तो इससे कम नापेगा ना इससे ज़्यादा नापेगा। अगर वो मीटर पैमाना है तो इसी के बीच में नापेगा, उसकी ये सीमा होती। और वर्नियर कैलिपर्स के साथ क्या होता है, तो वर्नियर कैलिपर्स जो है ये छोटी लंबाइयों को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सिक्के का व्यास आप नापना चाहें या इस तरह की छोटी चीज़ें, तो वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ से जहाँ से कि मीटर पैमाने की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी वो छोटी चीज़ों को नहीं नाप पाता है। तो आप वर्नियर कैलिपर्स से 10⁻⁴ मीटर तक की जो सटीकता है, लंबाई की सटीकता है, वहाँ तक मापन कर सकते हैं। यानी 10⁻⁴ 10⁻⁴ मीटर की जो एक्यूरेसी है, वहाँ तक आप लंबाई को बखूबी नाप सकते हैं सिर्फ वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से। और आप में से अधिकतर लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स को देखा होगा, मतलब साक्षात देखा होगा, चित्र में तो सभी ने देखा है।
और इसके बाद देख रहे हैं आप तीसरे पॉइंट को, 10⁻⁻5 मीटर यानी 10⁻⁻5 मीटर तक की लंबाई को नापने के लिए जहां पर वर्नियर की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसकी सीमा का समापन होता है, वहां से स्क्रू गेज काम करना शुरू कर देता है। तो स्क्रू गेज या फिर स्फेरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है छोटी लंबाइयां, मतलब 10⁻⁻5 मीटर तक की जो कोटि है वहां तक ये लंबाई का मापन कर सकते हैं। यहाँ आप बड़ी बड़ी घातों को देखकर खुश मत होइएगा कि 10⁻5 हो गया, साथ में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगने का मतलब है कि ये उतना ही छोटा है। 10⁻⁻5 का मतलब ये है कि ये 1/10⁵ है असल में, इसको नीचे लेते जाएं। अब आप 10⁻5 यानी 1 के आगे 5 जीरो यानी 1 लाख, और 1 लाख से आप 1 में भाग देंगे, आप सोच कर देखिए कितना छोटा भागफल प्राप्त होगा। तो उतनी ही छोटी है भौतिक राशि, इसका आंकड़ा जो है वो उतना ही छोटा है। अब यहाँ तक तो हमने छोटी चीज़ों की माप की, मतलब सामान्य जो लंबाई होती है जो कि मीटर स्केल से नापी जाती है, वहाँ से हमने छोटी से छोटी दूरियों को नापना सीखा। अब यहाँ बड़ी दूरियों का मापन कैसे होता है, और बड़ी दूरियों का मतलब ऐसी वैसी बड़ी दूरी नहीं जो सही में बड़ी होती है, मतलब 2 ग्रहों के बीच की दूरी, 2 तारों के बीच की दूरी, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी, ब्रह्मांड का प्रसार, इस तरह की जो महाभयंकर दूरियां होती हैं उनको नापने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम न तो मीटर स्केल लगा सकते हैं, और वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज की तो औकात ही क्या है, आप जानते ही हैं। तो इसके लिए जो मापन की पद्धतियां और मापन की मात्रक इस्तेमाल किए जाते हैं, देखें इसे। इसमें यह बताया गया कि बहुत बड़ी दूरियां जैसा कि ग्रहों के बीच की, आकाश गंगाओं के बीच की, तारों इत्यादि, तो उसके लिए लंबन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लंबन विधि का इस्तेमाल किया जाता है, और आगे जब हम गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लंबन विधि है क्या इस पर भी प्रकाश डालेंगे। यहाँ सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये एक ऐसा तरीका होता है, आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके सहारे आप लंबी लंबी दूरियों को, मतलब अंतरिक्ष में कहीं भी खगोलीय दूरियां आपको नापनी है तो आराम से नाप सकते हैं। अब यहाँ तक हमने देखा, द्रव्यमान का मापन कर लेते हैं। लंबाई को तो हमने कमोबेश नाप लिया। द्रव्यमान जो है ये किसी भी पदार्थ का आधारभूत गुण है। ठीक है, किसी भी पदार्थ के लिए ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये द्रव्य का मान होता है और द्रव्य के मान में आप उस पदार्थ को या द्रव्य को कहीं भी ले जाइए, परिवर्तन नहीं आएगा। इस पर गुरुत्वाकर्षण का भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ अगर बात की जाए तो पिंड के ताप, दाब और दिक्काल, दिक्काल का मतलब दिशा और समय, काल मतलब समय और दिक मतलब दिशा, तो दिशा और समय यानी किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायमेंशन में आप ले जाते हैं और उस पर किसी भी तरह का ताप आप डालते हैं, किसी भी तरह का दाब डालते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पदार्थ का जो द्रव्यमान है यानी उसका जो मास है वो वही रहेगा जो पहले था। उसकी अवस्थिति मतलब किसी भी जगह उसकी अवस्थिति पर वो निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है, एमकेएस पद्धति में भी और एसआई में भी, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो के द्वारा दिया गया जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है किलोग्राम, यहाँ आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक है किलोग्राम। इसके बहुत सारे प्रारूप हैं यानी इसके डमी हैं और वो अलग अलग देशों की जो प्रयोगशालाएं हैं वहाँ रखे हुए हैं। तो जब सभी देशों की प्रयोगशालाओं में है तो भारत के पास भी है, और भारत के पास ये नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है, फिजिक्स लैब है, वहाँ पर इसे सुरक्षित रखा गया है। तो ये सारी बात हमने द्रव्यमान के मापन के संदर्भ में की है। अब हम नापने जा रहे हैं एक ऐसी चीज को जो कि सही में नापना संभव ही नहीं है। समय का मापन कोई एकदम सटीकता से नहीं कर सकता है, ये बहुत ईमानदारी की बात है। और अल्बर्ट आइंस्टीन और मैक्स प्लैंक जैसे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जब इस बात को कहा था अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या क्वांटम थ्योरी में, तो वहाँ लोगों ने इनकी खिल्ली उड़ाई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि समय को एकदम सटीकता से नहीं नापा जा सकता है, समय का हम एक लगभग मान प्राप्त कर सकते हैं और वही लगभग मान हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिलहाल समय का मापन जो हम किताबी तौर पे करते हैं वो कैसे करते हैं, तो समय अंतराल को नापने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो घड़ी है। घड़ी आपको चाहिए, घड़ी से ही आप समय पता लगाते हैं। और जो मूलभूत समय को नापा गया था, हम यहाँ देख रहे हैं ना कि मानक एक स्थापित किया जा रहा है कि ये जो है ये आदर्श है, और इसी आदर्श के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करके हम मापक या जो मात्रक है उनका अध्ययन कर रहे हैं या उन्हें प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ जो समय का मापन होता है वो घड़ी की सहायता से ही होता है, और ये जो घड़ी है ये एटॉमिक क्लॉक होती है यानी परमाणु घड़ी होती है, जिसमें कि सीजीएम 133 का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो यहाँ आप देखें परमाणविक मानक का इस्तेमाल किया जाता है और सीजीएम घड़ी में जो परमाणु है सीजीएम 133 का, उसके कंपनों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, 9,19,32,31,770 कंपन वो करता है और उसी के आधार पे एक सेकंड का जो समय होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो कितने कंपन करता है वो मोबाइल नंबर आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, वो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ दिया भी नहीं है क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं है। जो काम का है उसको पढ़ते हैं,
यहाँ ये बस इतना जानते रहिए कि जो सीजियम परमाणु है उसके अंदर जितने भी आवर्ती कंपन उत्पन्न होते हैं, आवर्ती कंपन का मतलब है कि वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, तो उन्हीं कंपनों को रिकॉर्ड करके उसी के आधार पर समय की गणना की जाती है। और इसका जो मात्रक है वो सेकंड होता है, आप जानते ही हैं। और इसके भी मानक जैसे हमने किलोग्राम का देखा था वैसे ही, मतलब द्रव्यमान के संदर्भ में, वैसे ही इसके भी जो मानक हैं वो भिन्न भिन्न प्रयोगशालाओं में अलग अलग देशों में मौजूद है। अब यहाँ जो नीचे सारणी बनी हुई है आप देख रहे हैं, इसमें सूत्र दे रखा है, व्युत्पन्न मात्रक दिया है और भौतिक राशि दी है। अभी तक हम मूल मात्रकों में से कुछ के ऊपर चर्चा कर रहे थे जो आवश्यक था। सभी को देखना आवश्यक भी नहीं, वैसे तो 7 है तो कायदे से तो हमें 7 को देखना चाहिए, लेकिन यहाँ हम 10th और 12th की साइंस तो पढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में जो चीज़ नेसेसरी होती है, आवश्यक होती है, सिर्फ उतनी ही जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ जो टेबल बनी है ना, इसमें भौतिक राशियाँ और ये सब व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं, यानी मूल राशियों से इनका जन्म हुआ है। इनके जो मात्रक हैं वो मूल भौतिक राशियों की ही दया से प्राप्त होंगे। तो पहली जो भौतिक राशि आप देख रहे हैं वो है क्षेत्रफल। इसमें आसान होता है, आपको अगर सूत्र पता है किसी भी भौतिक राशि के कैलकुलेशन का, अगर आप फार्मूला जानते हैं, सूत्र जानते हैं, तो बहुत आराम से आप उसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ दर्शन हो रहा है वो क्षेत्रफल का है। और पिछले लेक्चर में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसमें भी ये कहा गया था कि जैसे व्युत्पन्न राशि और उसमें क्षेत्रफल का एग्जाम्पल दिया गया था कि सामान्य क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, एक सामान्य मोटे तौर पे हम कह देते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। वैसे तो भिन्न भिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्र अलग होते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पर एक सामान्य फार्मूला लिया गया है। तो लंबाई में चौड़ाई का हम गुणा करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि लंबाई जो है वो तो लंबाई है ही है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है, ऊंचाई अगर दिया रहे तो वो भी एक तरह की लंबाई ही है। असल में आप क्या करते हैं, लंबाई नापने वाले जो यंत्र होते हैं उन्हीं का प्रयोग करके इसको भी नापते हैं, मतलब ये लंबाई है। तो इसमें लंबाई वाला ही मात्रक इस्तेमाल होगा। तो इस लंबाई का मात्रक मीटर और इस वाली लंबाई का भी मात्रक मीटर। मीटर में मीटर का गुणा किया तो मीटर के ऊपर ये 2 सवार हो गया, यानी मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। तो स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर जैसे आप कहें, ये क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हम आयतन के लिए गणना करेंगे। तो आयतन में क्या हाल चाल है, यहाँ बस सूत्र में एक चीज़ और जुड़ जाती है, ऊंचाई। कमरे का आयतन या किसी भी चीज़ का आप आयतन ज्ञात कर रहे हैं, 3 चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। तो वो सब तो आप मालूम करते रहें, वो तो कैलकुलेशन की बात है। लेकिन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं मात्रकों की, तो तीनों ही दूरियाँ हैं और दूरियाँ हैं तो बिल्कुल क्षेत्रफल वाले पैटर्न पे ही यहाँ मीटर 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 3 बार आपस में गुणा होगा। और आप जानते ही हैं कि आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर एक घात, जब गुणा करके इसे जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 हो गया, मीटर क्यूब हो गया। इसको हम घन मीटर भी कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है घनत्व का। घनत्व यानी डेंसिटी। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसमें जो चीज़ अनिवार्य है, जो कि आपको याद रखनी है, वो है सूत्र यानी फार्मूला। फार्मूला आपको अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए, तभी आप मात्रक निकाल पाएंगे। और नहीं तो आप अगर फार्मूला नहीं याद करना चाहते हैं तो मात्रक याद कर लीजिए, मात्रक से फार्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो घनत्व के लिए जो सूत्र होता है, और सामान्य सूत्र है, इतनी मेहनत की भी आवश्यकता नहीं, ये सब पढ़े हुए हैं, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। तो द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, द्रव्यमान में आप आयतन से भाग दे देते हैं तो आपको प्राप्त होता है घनत्व। और इसके लिए जो यहाँ हम मात्रक निकालने जा रहे हैं, द्रव्यमान का आप जानते ही हैं कि किलोग्राम होता है, जगजाहिर मात्रक है। और आयतन का कितना होता है पीछे आपने निकाला है, यहाँ बटे का चिन्ह है, ये बीच में जो ऐसे लगा हुआ है ना, ये भाग का निशान है। तो केजी को आपने ऊपर रखा और आयतन के लिए अभी अभी आपने निकाला है मीटर क्यूब, तो किग्रा पर मीटर क्यूब, या इसी को आप लिख सकते हैं केजी और मीटर की पावर -3। ये जो +3 है ना, इसको आप ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में यानी हर से अंश की ओर ले गए तो इसके ऊपर लग गया माइनस। ऊपर नीचे करने पर ना जो चिन्ह है इनके घातों के वो बदल जाते हैं, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस था, ऊपर जाके माइनस हो गया, तो कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है। चाहे आप ऐसे लिखिए किग्रा पर मीटर क्यूब या किग्रा मीटर की पावर -3, तो ये आपके घनत्व का हो जाएगा, ठीक है, घनत्व का मात्रक हो जाएगा। इस प्रकार से हमने व्युत्पन्न इसे किया। और इसी तरीके से आप वेग को देख रहे हैं, तो वेग के लिए जो सूत्र होता है, यहाँ देखिए क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्योंकि वो अदिश राशि है, वहाँ हम दूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं चाल को निकालने में। वेग जो है वो सदिश राशि है, तो यहाँ सदिशों के सहारे ही इसको निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, विस्थापन का यूज़ करते हैं, दूरी की जगह पे विस्थापन। तो विस्थापन बटे समय अंतराल, जितना समय उसमें लगा।
तो समय अंतराल चाहे जितना भी हो, जितना भी आप माइनस करके समय निकालते हो, लेकिन असल में ये जो आपको प्राप्त होगा वो तो समय ही होगा। अगर उसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय अंतराल असल में क्या है? समय है। तो समय का मात्रक होता है सेकेंड, और विस्थापन दूरी है, चाहे जैसी भी दूरी हो, उसमें दिशा है या नहीं है इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। सदिश अदिश का कॉन्सेप्ट हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ अगर हम इसे न्यूमेरिकली देखें तो ये दूरी है, ठीक है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। शुरुआत में हमने देखा था। तो मीटर बटे सेकेंड, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड की पावर -1, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे हुआ था। सेकेंड नीचे जो है वो पावर 1 है उसकी, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी। इसके बाद त्वरण को देख लेते हैं। तो त्वरण का होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन की ये दर होती है। वेग में परिवर्तन लाने के लिए ही त्वरण उत्पन्न होता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, वेग परिवर्तन हो, चाहे वेग कम हो चाहे ज़्यादा हो, उससे मतलब नहीं है। वेग जो है उसका मात्रक वही रहेगा जो पहले था। तो वेग का मात्रक है क्या? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर सेकेंड इनवर्स भी आप लिख सकते हैं, पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। और समय अंतराल फिर वही बात, यहाँ सेकेंड ही रहेगा। तो मीटर बटे सेकेंड, ठीक है, मीटर बटे सेकेंड और उसके भी बटे सेकेंड। तो यहाँ होगा क्या? इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मीटर बटे सेकेंड की पावर 2, सेकेंड में सेकेंड का मल्टीप्लाई यानी गुणा हो गया। और आप इसे और थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं, या सेकेंड को सेकेंड स्क्वायर जो है उसको ऊपर लेते जाइए तो ये मीटर सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा। इस तरीके से आप त्वरण के मात्रक की गणना कर सकते हैं। ये हम आपने देखा। इसके बाद अब बल को देखते हैं। तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का सूत्र क्या होता है पहले तो देखें, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान को हम लोग व्यक्त करेंगे किलोग्राम से, यहाँ मात्रक की बात हो रही है, सिंबल की नहीं, तो किलोग्राम से व्यक्त करेंगे। और त्वरण का आपने निकाला ही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप उसी को लिख सकते हैं किग्रा मीटर सेकेंड की पावर -2, और इसी को एक शब्द में कहा जाता है न्यूटन। तो न्यूटन तो आप जानते ही हैं कि बल का मात्रक होता है, लेकिन उसका जो खोलकर एक लंबा रूप होता है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी क्या होता है डायमेंशन इत्यादि पूछ लेता है, और विमा पूछेगा तो वहाँ आपको बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं कार्य और ऊर्जा को। दोनों का जो सूत्र है और मात्रक है वो लगभग एक ही होता है, मात्रक तो एक होता ही है। यहाँ देखिए, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, कार्य का यही सूत्र होता है। और ऊर्जा के लिए अलग अलग सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मात्रक वही होता है। जैसे गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, तो वहाँ सूत्रों का दूसरा रूप आप देख पाते हैं, लेकिन जो मात्रक हम इस्तेमाल करते हैं वो दोनों का कॉमन है। तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये है आपका कार्य। बल का अभी आपने निकाला है न्यूटन। अब आप चाहें तो न्यूटन लिखें, नहीं तो ये बड़ा वाला भी लिख सकते हैं, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी लिख सकते हैं। फिलहाल न्यूटन, और विस्थापन का होता है मीटर, तो इसे हम क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही कहा जाता है जूल। अब यहाँ आपने देखा कि किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से न्यूटन बना, और यहाँ पर न्यूटन मीटर से बन जा रहा है जूल। तो इनका जो सही अर्थ है, मतलब इनका जो वास्तविक स्वरूप है वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं, और उसे भी आप थोड़ा और सरल करना चाहें तो न्यूटन को भी आप इस रूप में डाल दीजिए। तो ये हो क्या जाएगा? किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गुणे मीटर भी है तो किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, और इसी को हम कहते हैं जूल। तो ऐसे आप विमा इत्यादि निकाल सकते हैं। फिलहाल शक्ति को देखिए। तो शक्ति का क्या होता है? किया गया कार्य बटे लिया गया समय। आप काम कर रहे हैं, समय ले रहे हैं, सीधी बात है। और आपके पास जितनी ताकत है उतना ही काम करेंगे, और उतना ही ज़्यादा समय लेंगे या उतना ही कम समय लेंगे। तो ये सब आपस में लिंक है। फिलहाल किया गया कार्य मतलब कार्य हुआ है, तो कार्य का मात्रक आपने देख ही लिया है, जूल होता है। और लिया गया समय यानी सेकंड, ठीक है, समय को नापेंगे सेकंड में, तो जूल पर सेकंड या जूल सेकंड इनवर्स, ये आपका शक्ति का हो जाएगा। शक्ति को हम लोग वाट से व्यक्त करते हैं, W, ठीक। इसके बाद दाब, दाब जो है यानी प्रेशर, इसका होता है, यहाँ देखें आप, शक्ति को हमने देख लिया है, दाब को देखते हैं, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक, बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ ध्यान से देखिएगा, दाब और क्षेत्रफल के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। मतलब अगर दाब आपको बढ़ाना है तो आप क्या करिए, क्षेत्रफल को घटा दीजिए। और बल और दाब के बीच में समानुपाती संबंध है, अगर बल बढ़ाना है तो दाब बढ़ाइए, दाब बढ़ाना है तो बल बढ़ाइए, ये आपस में लिंक करते हैं। लेकिन क्षेत्रफल जितना आप कम करते जाएंगे, दाब उतना ही बढ़ता जाएगा, दाब उतना ही ज़्यादा महसूस होगा। इसीलिए सुई जो है उसका नोक का क्षेत्रफल बहुत कम होता है तो वो चमड़ी को भेद देती है। अगर वही मोटी चीज़ रहे तो वो आराम से चमड़ी को कुचल सकती है, लेकिन भेद नहीं सकती। तो यहाँ दाब बढ़ाने के लिए आपको क्षेत्रफल को कम करना पड़ेगा। फिलहाल मात्रक देखते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीधी बात है, आसानी से आप कर सकते हैं। क्षेत्रफल का था मीटर स्क्वायर, बल का था न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही कहते हैं पास्कल, और पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम था।
इसके बाद ऊष्मा है, ऊष्मा का वही होता है जूल, ठीक। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है ना, तो इसका जूल हो जाएगा। प्रतिरोध को देख लीजिए, तो प्रतिरोध का जो है लगाया गया वोल्टेज बटे उत्पन्न धारा, ठीक है। वोल्टेज आप लगा रहे हैं किसी भी दो अलग अलग जो बिंदु हैं, आवेश उत्पन्न करना है आपको, तो आप वोल्टेज लगा रहे हैं और धारा कितनी उत्पन्न हो रही है उससे भाग दे दीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा प्रतिरोध। किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में प्रतिरोध का होना आवश्यक है, नहीं तो धारा पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाएगा और परिपथ जो है वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए प्रतिरोध उसमें आवश्यक होता है। एक हद से ज़्यादा रहेगा तो भी धारा प्रवाह नहीं होगा, दिक्कत आएगी। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम, जिनका कि नियम हम आगे देखेंगे। और उसके बाद है आवेग। तो आवेग का जो सूत्र है वो है बल, लगाया गया बल गुणे समय अंतराल, ठीक है। तो लगाया गया बल यानी न्यूटन, ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन, और समय अंतराल यानी सेकंड। तो न्यूटन सेकंड होना चाहिए, यहाँ न्यूटन मीटर दिया हुआ है, वो काम का नहीं, न्यूटन सेकंड। ये क्या है? आवेग का मात्रक, और उसी का छोटा भाई है संवेग। तो संवेग का सूत्र होता है m/v यानी द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का आपने जाना पीछे ही किलोग्राम होता है, एकदम ये निर्धारित मात्रक है। और वेग का आप निकाल ही चुके हैं मीटर पर सेकंड, तो किग्रा मीटर पर सेकंड, सीधी बात है, ये संवेग का हो जाएगा। गति के लिए क्या होगा? गति या चाल, तो वही जो कि वेग के लिए होगा। मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सदिश अदिश का जो व्यवहार है वो परिवर्तित होगा, लेकिन यहाँ पर मात्रक की बात करें तो वही सिंपल मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तक हमने ये मात्रकों को देखा है, कुछ को देखा है, सबको नहीं देखा है। जो प्रमुख थे यानी मुख्य मुख्य दिखाई दे रहे थे उन्हीं का दर्शन किया है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपको सूत्र पता है, फार्मूला पता है, तो आप आराम से इसे डिराइव कर सकते हैं। अब इसके बाद नीचे जो सारणी बनी हुई है उसमें दिया हुआ है दूरी अथवा लंबाई के मात्रक, दूरी के सबसे छोटे मात्रक, बड़े मात्रक, ऐसे करके। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, आप जानते ही हैं, ये एकदम सीधा पैमाना है। 1 मील में, ध्यान से देखिएगा, 1 मील में 1.60934 किलोमीटर होता है एग्जैक्टली, या इसी को आप कह सकते हैं 1.6 किलोमीटर। तो 1.6 ही याद करने में सुविधाजनक है, उसको याद रखिए। इसके बाद 1 मीटर में आपके मतलब 1 मीटर को अगर आप यार्ड में या फिर फुट में या फिर इंच में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो दे रखा है। ये सब प्रचलन में है मात्रक, ऐसा नहीं है कि प्रचलन में नहीं, इससे फुट और इंच का बखूबी इस्तेमाल होता है। लेकिन अब जो गणितीय दृष्टिकोण होता है, या आप कह लीजिए कि नई जो फिजिक्स की किताबें हैं या सिलेबस है, उससे ये गायब हो चुके हैं। तो इसमें यार्ड में अगर आप मीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 मीटर में 1.09 लगभग यार्ड होता है। पूरा आपको आंकड़ा रटने की आवश्यकता नहीं है। और 3.281 फुट होता है, और इंच में अगर देखें तो 39.37 इंच इसके अंदर पाए जाते हैं। 1 इंच में सेंटीमीटर कितना होता है? CGS पद्धति में देख लीजिए तो 2.54 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 यार्ड में 3 फुट होता है, ठीक है, 1 यार्ड में 3 फुट होते हैं, और सेंटीमीटर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 91.44 सेंटीमीटर एग्जैक्टली होता है। यहाँ देखिए कुछ बड़ी बड़ी दूरियां हैं, जैसे 1 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल जो है ये बराबर होता है 1.852, समुद्री दूरी को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो जलयान होते हैं उनके द्वारा चली हुई दूरी को इसी के सहारे नापते हैं। तो इसमें किलोमीटर में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 1 नॉटिकल माइल जो है वो 1.852 किलोमीटर के इक्वल होता है। और एक खगोलीय इकाई यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, ये असल में होती क्या है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ये असल में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, और ये बराबर होती है 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर के। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लंबी चौड़ी दूरी है। और उसके बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट का समय लगता है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 8 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ दूरी के कुछ छोटे मात्रकों पर भी चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ उल्टा कर देंगे। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होता है, और 10⁻4 सेंटीमीटर होता है। तो दोनों में जानते रहिए। 1 नैनोमीटर में, यहाँ देख रहे हैं आप, 1 नैनोमीटर में 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। 10⁻9 मीटर में भी आप इसे लिख सकते हैं, नैनो -9। और 1 एंगस्ट्राम में 10⁻10 मीटर होता है, 10⁻8 सेंटीमीटर, इसको भी याद रखिए। 1 फर्मी में 10⁻13 सेंटीमीटर होता है, और मीटर में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻15 मीटर के बराबर होगा 1 फर्मी। तो यहाँ तक हमने कुछ छोटे बड़े मात्रकों के संबंध में चर्चा की थी, ये दूरी के मात्रक हैं। आगे हम क्षेत्रफलों के मात्रकों को देखेंगे, मतलब अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल के कौन कौन से मात्रक इस्तेमाल होते हैं, उनका परिवर्तन आपस में कैसे होता है, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।